नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जॉब अलर्ट्स विद नितिन में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं फिर से करंट अफेयर्स 28 जनवरी 2021 की। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं जल्द से जल्द आने वाली मेरी वीडियो आपके पास पहुंच सके और सारा करंट अफेयर्स आपके पास डेली का डेली पहुंच सके। और मेरे चैनल को देखते रहिए और बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं 28 जनवरी 2021 करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, भारत ने साल 2021 में यूएन शांति निर्माण कोष के लिए की $1,50,000 देने की घोषणा। भारत ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड की गतिविधियों और कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए साल 2021 में $1,50,000 देने का वादा किया है। पीस बिल्डिंग फंड ने अपनी 5 साल की रणनीति को आगे बढ़ाया है, जिसके लिए वर्ष 2020-24 के दौरान शांति निर्माण कोष के लिए $1.5 बिलियन की आवश्यकता होगी। इसकी घोषणा 25 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वह उन देशों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति और संघर्ष निवारण की दिशा में $439 मिलियन से अधिक की सहायता प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का मुख्य लक्ष्य मुख्य रूप से देशों को संघर्ष से शांति के कठिन मार्ग पर लाना है। संयुक्त राष्ट्र के पास शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए दबाव सहन करना और दुनिया भर में सैनिकों और पुलिस को तैनात करने की क्षमता के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा निर्धारित जनादेशों की एक श्रृंखला को संबोधित करने के लिए नागरिक शांति सैनिकों के साथ उन्हें एकीकृत करने की क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख साधन के लिए संघर्ष को रोकने और दुनिया भर में शांति का निर्माण करने के लिए समर्थन जुटाना है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के शांति और सुरक्षा स्तंभों में एक एकीकृत और सुसंगत प्रतिक्रिया को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बना विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को एसेंचर और आईबीएम के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल आईटी सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। तीसरे स्थान पर काबिज टीसीएस तेजी से आईबीएम के साथ अंतर को कम कर रही है, जो 11% ब्रांड वैल्यू बढ़कर $15 बिलियन के बराबर है। एक्सचेंजर $26 बिलियन के रिकॉर्ड ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे मजबूत आईटी सर्विस ब्रांड का टाइटल बरकरार रखा, जबकि आईबीएम $16.1 बिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर है। 4 भारतीय आईटी सर्विस कंपनियों टीसीएस नंबर 3, इंफोसिस 4, एचसीएल 7 और विप्रो 9 ने विश्व की टॉप 10 कंपनियों में स्थान हासिल किया है। एक्सचेंजर ने $26 बिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत आईटी सेवा ब्रांड का खिताब बरकरार रखा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ राजेश गोपीनाथन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत ने आईईए के साथ रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा पर्यवेक्षक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और सततता में सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ आईईए सदस्यों और भारत सरकार के बीच अपनी आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करना है। ऊर्जा सचिव संजीव नंदन सहाय और आईईए के कार्यकारी निदेशक फतेह विरोल के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता भारत को IEA की पूर्ण सदस्यता हासिल करने में मदद करेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों इसमें। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देश 30। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना नवंबर 1974। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। HSBC ने गुजरात में किया अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन। वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख HSBC ने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई IBU शाखा का उद्घाटन किया है। HSBC भारत के गिफ्ट सिटी में एक शाखा स्थापित करने वाले सबसे पहले वैश्विक वित्तीय संस्थानों में से एक है और नए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक था। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में HSBC की IBU शाखा 27 जनवरी से प्रभावी होगी। HSBC देश में 160 से अधिक वर्षों से मौजूद है और विश्व स्तर पर इसकी चौथी शाखा भारत में खोली गई थी। HSBC दुनिया के सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में काम करता है और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी के विकास में के लिए तत्पर है। HSBC बैंक इंडिया के CEO सुरेंद्र रोसा। HSBC बैंक इंडिया मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट दोस्तों, धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ने JK शिवन को MD और CEO के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी। केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने JK शिवन को बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह याद किया जा सकता है कि केरल स्थित शेयरधारकों ने 30 सितंबर 2020 को MD और CEO सुनील गुरबख्शनी के खिलाफ मतदान किया था। फिर उसी साल दिसंबर में ऋणदाता ने शिवन को नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग नियामक ने धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड को JK शिवन को बैंक के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त करने से पहले शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए कहा था। धनलक्ष्मी बैंक मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 1927 में हुई थी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोला NCLAT चेन्नई बेंच। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT की चेन्नई पीठ की वर्चुअल उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के बाद यह देश की दूसरी NCLAT बेंच होगी। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में जानते हैं दोस्तों। NCLAT के पास कंपनी अधिनियम, दिवाला और दिवालियापन संहिता और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत मामलों पर अधिकार क्षेत्र है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा लक्षद्वीप और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायाधिकरण के खंडपीठों के आदेशों के खिलाफ ताजा अपील चेन्नई बेंच के समक्ष दायर करनी होगी। न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट, कार्यवाहक अध्यक्ष NCLAT राजेश वर्मा, सचिव कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और जस्टिस वेणुगोपाल M, न्यायिक सदस्य और NCLAT चेन्नई बेंच के तकनीकी सदस्य बलविंदर सिंह उपस्थित थे। भारत और मोहन बागान के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का निधन। पूर्व भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर प्रशांत डोरा का निधन हो गया। उन्होंने घरेलू फुटबॉल में टोलीगंज, अग्रगामी, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। 1997, 98 और 99 में जब बंगाल ने बैक टू बैक संतोष ट्रॉफी खिताब जीता तब उन्हें भी बेस्ट गोलकीपर के रूप में चयन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर डोरा ने साफ कप और सैफ गेम्स जैसी प्रतियोगिता में 5 प्रदर्शन किए। नेक्स्ट दोस्तों, चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर ID कार्ड E-एपिक शुरू किया। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र E-एपिक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण शुरू किया है, जिसे मोबाइल फोन और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर संग्रहित और डाउनलोड किया जा सकता है। भौतिक कार्ड को
प्रिंट करने और मतदाताओं तक पहुंचने में समय लगता है। ऐसे में इस नई शुरुआत की मदद से दस्तावेज को तेजी से आसानी से पहुंचाने का विचार है। ई एपिक का एक सुरक्षित पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ संस्करण है जिसे मोबाइल पर डाउनलोड या कंप्यूटर पर सेल्फ प्रिंटेबल रूप में रखा जा सकता है। मतदाता कार्ड को अपने मोबाइल पर संग्रहित कर सकता है, जिसे डिजी लॉकर पर पीडीएफ के रूप में अपलोड कर सकता है या इसे प्रिंट कर स्व लैमिनेट कर सकता है। ई इलेक्टर फोटो पहचान पत्र निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का एक गैर संपादन योग्य डिजिटल संस्करण है और इसे डिजिटल लॉकर जैसी सुविधाओं में सेव किया जा सकता है, साथ ही पीडीएफ प्रारूप में मुद्रित किया जा सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट दोस्तों, मेघालय ने जीता बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कार समारोह में मेघालय के सीईओ FR खारकोंगर को वर्चुअली पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार सीईओ के कार्यालय द्वारा संपूर्ण चुनावी नामांकन E2E प्रक्रिया में निर्वाचक गतिविधियों में निरंतर और सुसंगत IT अनुप्रयोग प्रयासों और सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए, दोनों सामान्य और विकलांग व्यक्तियों PWD के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए दिया जाता है। ईसीआई लगातार गैर चुनावी अवधि जैसे कि मतदाता पोर्टल, मतदाता हेल्पलाइन ऐप, SMS 1950 हेल्पलाइन, राजनीतिक पार्टी पंजीकरण और ऑनलाइन ट्रैकिंग को कवर करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलांग। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। नेक्स्ट दोस्तों, काजा कलास बनी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। काजा कलास सुधार पार्टी की नेता एस्टोनिया की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। कलास के नेतृत्व वाली रिफॉर्म पार्टी ने देश की 101 सीटों वाली संसद रिगिकोगु में 34 सांसदों के साथ एस्टोनिया में 2019 का संसदीय चुनाव जीता। एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश बन जाएगा जहां राष्ट्रपति केस्टी कालजुलैद और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं। एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन। एस्टोनिया की मुद्रा है दोस्तों यूरो। महाराष्ट्र ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन पहल शुरू की। दोस्तों, महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत पुणे में 150 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार से की। यह पहल छात्रों को ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी। यरवदा जेल 150 साल पुरानी है, जहां महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। पुणे संधि पर इस परिसर के भीतर हस्ताक्षर किए गए थे। आगंतुकों को फांसी यार्ड भी देखने को मिलेगा, जहां मौत की सजा दी जाती है। यह वह स्थान है जहां 1899 में पुणे WC रैंड के ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को फांसी दी गई थी। फांसी यार्ड में अंतिम फांसी नवंबर 2012 को 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब को दी हुई थी, जिसे जेल परिसर के अंदर दफनाया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ आज की करंट समाप्त होती है। दोस्तों, चैनल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद।